हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 17 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर की क्लास कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि 17 फरवरी का है। इसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में लल्लन टॉप प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की हो गई है। तो जर्मनी की हो गई है। पहले तीसरे स्थान पर जापान था, लेकिन जापान को पिछाड़कर जर्मनी अब तीसरे नंबर पर आ गया है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया है किस देश की GDP कितनी मजबूत है, यानी कि किस देश की GDP कितनी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा GDP किस देश की है, यानी कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश का है। तो USA का है, दूसरे नंबर पर चीन है, और तीसरे पर जर्मनी, और चौथे पर जापान है। ये आप सभी को याद रखना है। जब देखते हैं कि जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन, और यहाँ का एक तानाशाह हुआ करता था, शासक था, जिसका नाम था हिटलर। हिटलर की आत्मकथा का नाम था मीन कॉफ, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में जो है, भारत के संविधान में आपातकाल की अवधारणा अगर पूछे कहाँ से ली गई है, तो यह जर्मनी से ली गई है। आपातकाल की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद जो है विघटित यानी कि निलंबित नहीं होता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20-21। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 कभी विघटित नहीं होता है। अब देख लेते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना जो है किस सम्मेलन से होती है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इन दोनों संगठनों की स्थापना होती है 1944 में। अगर बात करें कि जुड़वा बहन किस संगठन को कहते हैं, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को जो है जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। अगर बात करें कि इन दोनों संगठनों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इन दोनों संगठनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, जो कि USA की राजधानी है। IMF में कुल कितने देश हैं, तो 190 देश हैं। अगर बात करें नवीनतम देश कौन सा है, तो नवीनतम देश है आपका एंडोरा, ये भी आपको याद रखना है। SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार कौन जारी करता है। तो SDR कौन जारी करता है, तो IMF SDR जारी करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं शेयर मार्केट में भारत की रैंक कितनी है, तो 4 है। विश्व का काला प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो रूर क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र जो है जर्मनी का है, ठीक है, जो कि कोयले के लिए फेमस है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें जो है भारत की रैंक कौन सी है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है चौथे नंबर पर, यानी किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है इस इंडेक्स में बताया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत है इंडेक्स में किस देश की आर्मी, तो USA की, दूसरे नंबर पर रूस की, और तीसरे पर चाइना, और चौथे पर अपने भारत की आर्मी मजबूत है, ये आपको याद रखना है। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, भारत ने करी है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, इसकी 2024 में बैठक अगर पूछे कहाँ पर हुई थी, तो भारत में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी, भारत में हुई थी। और क्रम पूछे तो ये 62वें क्रम का था। इसमें जो है भारत की तरफ से कौन हेड थी, तो भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी थी, तो रुचिरा कंबोज जी ने करी थी। इसके बाद अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की 2025 में बैठक कहाँ होगी, तो पोलैंड में होगी। 2024 में भारत में हुई थी, 2025 में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कहाँ पर होगी, तो पोलैंड में होगी। अगर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। अब देख लेते हैं UN महासभा का अध्यक्ष। ठीक है, UN महासभा का अध्यक्ष कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। कौन हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि ये भारत की हैं, लेकिन UN महासभा में पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है, तो विजया लक्ष्मी पंडित जी बनी थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी।
अब देख लेते हैं कि 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो 78वें जो मैंने अभी बताया कि यूएन महासभा के 78वें या फिर वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस हैं। यूएन महासभा को जो है विश्व की लघु संसद कहते हैं और इसमें टोटल कितने देश सम्मिलित हैं, तो 193 देश सम्मिलित हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अजय बंगा है। G20 2024 का अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो ब्राज़ील करेगा। और 2023 की अध्यक्षता G20 की किसने करी थी, तो इंडिया ने करी थी। बिम्स्टेक का नया सचिव कौन बने हैं, तो बिम्स्टेक का नया सचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। ये आपको याद रखना है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका बांग्लादेश में है। और बिम्स्टेक में टोटल कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। ठीक है, 7 देश का अगर नाम देखेंगे तो बिम्स्टेक में मिल जाएगा। पहले नंबर पर बी से बांग्लादेश हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, एम से म्यांमार हो जाएगा, एस से आपका श्रीलंका हो जाएगा, टी से आपका थाईलैंड हो जाएगा। और 2 देश आपको अलग से याद रखना है, एक तो आपका भूटान और दूसरा आपका नेपाल। तो ये सभी बिम्स्टेक के 7 देश हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसे प्राप्त किया गया है। तो इंडोनेशिया का भी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो किस राष्ट्रपति को सर्वाधिक मत मिले हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्राबो सुबियांतो। किसे मिला है, तो प्राबो सुबियांतो को जो है सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो इस हिसाब से इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति यही बनेंगे। अब देख लेते हैं, इंडोनेशिया में जो है विश्व का चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें प्राबो सुबियांतो को जो है 60% मत मिला है, तो नए राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे, प्रबोतो सुबियांतो बन जाएंगे। अगर बात करें कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये सुकर्नो थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन में दिया गया था अलेक्जेंडर स्टब, ये भी फिनलैंड के राष्ट्रपति बने थे। ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। अब इंडोनेशिया की कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं जिसका नाम है माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी, माउंट क्राकाटोवा। ये सब ज्वालामुखी हैं किस देश के, तो ये हैं इंडोनेशिया की प्रमुख ज्वालामुखी। अब हमारा भी हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो वह देश है हंगरी। और राष्ट्रपति कौन थी, तो महिला राष्ट्रपति थी कैथलीन नोवाक। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी है। नवीनतम देश अगर पूछे आसियान का कौन सा है, तो तिमोर लेस्ते है, जो कि आसियान में 11वां सदस्य देश बना है। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बनाई जाएगी, तो नुसंतारा बनाई जाएगी, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जकार्ता जो है पानी में डूब जाएगा, इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसंतारा को घोषित किया है। अब चौथा प्रश्न है, हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है। तो सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल जिसका नाम है पदासूरी 6 का सफल परीक्षण किसने किया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तर कोरिया ने पदासूरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी जो है क्षमता क्या है, इसकी क्वालिटी है कि यह सतह से समुद्र तक मार करने में सक्षम है। अगर बात करें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है, तो किम जोंग उन है उत्तर कोरिया के तानाशाह, और उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं चीन की राजधानी ऑप्शन में दिया गया था, तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, और चीन की मुद्रा का नाम है युआन या रेवेनबी। ये दोनों आपको याद रखना है। रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस में जो है रुपया कौन सा यूज किया जाता है, तो रूबेल। इसराइल की राजधानी जेरूसलम है, और यहाँ पे न्यू शेकल मुद्रा यूज की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर कोरिया प्लस दक्षिण कोरिया, इन दोनों देशों में जो है कौन सी मुद्रा मतलब चलती है, तो वॉन मुद्रा चलती है। यूक्रेन की मुद्रा का क्या नाम है, तो रिनबिया यहाँ की मुद्रा है। वेनेजुएला की मुद्रा वालीबर है, और वियतनाम की मुद्रा है डोंग। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 38 डिग्री अक्षांश रेखा किसको अलग करती है, तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा किसे अलग करता है, तो कनाडा को यूएसए से अलग करता है। 5वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में LET 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है। तो LET 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन है। अब देख लेते हैं
टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने थे? तो मुथैया मुरलीधरन बने थे। इन्होंने 800 विकेट टेस्ट में लिए थे और ये जो है श्रीलंका के प्लेयर हैं। अगर पहले भारतीय की बात करें जिन्होंने 500 विकेट से अधिक विकेट लिए हैं तो अनिल कुंबले हैं। और दूसरे भारतीय भी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। और किसके खिलाफ इन्होंने ये मतलब रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने यह पद हासिल किया है। अब देख लेते हैं मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। 800 ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की है? तो यह मुथैया मुरलीधरन जी की है। अब कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथा या फिर उनकी पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं जो खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई है। तो नो स्पिन यह किसकी है? तो शेन वार्न की है। वाइड एंगल या जो है अनिल कुंबले की है। प्लेइंग इट माई वे यह सचिन तेंदुलकर की बुक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ यह किसकी है? तो यह सौरव गांगुली की है। स्ट्रेंथ फ्रॉम द हर्ट यह किसकी है? तो यह कपिल देव की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह युवराज सिंह की पुस्तक है। इसके बाद बिलीव सुरेश रैना की है। सुरेश रैना की है। सनी डेज या सुनील गावस्कर की है। छठा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने का समझौता किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यह इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए यूपीआई का यूज किया जाता है। अभी जो है समझौता हुआ है आरबीआई और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो आरबीआई और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। तो नेपाल में जो यूपीआई यूज होता है उसका नाम है एनपीआई यानी नेशनल पेमेंट इंटरफेस। ये हो जाएगा आपका नेपाल की ऑनलाइन भुगतान करने वाली कंपनी हो जाती है, जैसे अपने यहाँ पे यूपीआई है। अगर बात करते हैं कि ऐसा समझौता क्यों किया गया है, क्योंकि जो आरबीआई के द्वारा यूपीआई यूज किया जाता है ये जो है नेपाल में अपने मतलब ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल करवाएगी, और जो नेपाल की एनपीआई है वह अपने भारत में ऑनलाइन की सुविधा प्रोवाइड करने वाली है। तो दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पे जो है ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं आरबीआई जो है इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होता है। तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन और शाही आयोग की सिफारिश पर, दोनों एक ही बोल सकते हैं, यंग हिल्टन कहें या फिर शाही आयोग। तो इस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि अगर पूछे एक्ट कौन सा है, तो आरबीआई की स्थापना के लिए एक्ट आपका निर्धारित किया गया था 1934 में। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है, तो वर्तमान मुख्यालय है मुंबई में, लेकिन जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो उस समय आरबीआई का मुख्यालय था कोलकाता में। आरबीआई के लोगो में जो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दिख जाएगा आप सभी को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और पहले हेड कौन थे, तो आरबीआई के पहले हेड थे ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय हेड कौन बने थे, तो सीडी देशमुख बने थे। और वर्तमान हेड कौन है आरबीआई के, तो शक्तिकांत कांत जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीआई अपनाने वाला अरब देश कौन सा है। तो यूपीआई अपनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो यूएई है। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो यह फ्रांस है। यूपीआई अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन है, तो श्रीलंका और मॉरिशस हैं। यूपीआई को लॉन्च कब किया गया था, तो 2016 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, तो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बना है। तो सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अब देख लेते हैं जीईएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2016 में किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि कोई भी सामान जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से आप सभी खरीदते हैं, उसके लिए जो है सरकार जो है अपनी सामानों को जीईएम मार्केट प्लेस से खरीदता है, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केट मंच है, इसमें जो है रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बन गया है, ठीक है। इसमें आप सभी को मतलब इसमें कोई भी अगर सरकारी काम के लिए कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, तो इस पे आप सभी को मतलब सरकारी कंपनियों को और उद्योग धंधों के लिए या फिर लौह इस्पात या फिर सोने जैसे सभी प्रोडक्ट जो है
यहाँ पे GEM पे रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है कोई भी मंत्रालय अपनी सामान की खरीदारी के लिए खरीद सकता है। तो सबसे ज़्यादा किसने खरीदारी करी है? तो रक्षा मंत्रालय ने खरीदी है। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि भारत में जो है मतलब अपने अंदर के जो यहाँ की प्रोडक्ट कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिल सके, उसके लिए यह काम किया गया है। ठीक है, तो यानी कि जो छोटे लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनकी मतलब उत्पादकता क्षमता और बढ़े, इसलिए जो है उनको खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है रक्षा मंत्रालय ने MSME से 50% की खरीदारी की है, जिससे कि भारत में आत्म भारत बन सके, जिससे भारत जो है अपना आत्म भारत बन सके। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां प्रश्न है, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा ने। पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो वन मित्र योजना किसने शुरू करी है? हरियाणा ने शुरू करी है। हरियाणा में जो है 7500 पद पर भर्तियां निकलने वाली है। ठीक है, यानी कि आप सभी को पता है कि भारत में सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन है हरियाणा में। तो हरियाणा में जो है वनों को उगाने के लिए यह भर्ती निकाली गई है, यानी कि गैर वन क्षेत्र में जहाँ पर वन नहीं है जिस क्षेत्र पे, वहाँ पे वृक्षारोपण के माध्यम से वनों को लगाया जाएगा और इसमें जो है सामुदायिक भागीदारी रहेगी। ठीक है, यानी कि जंगलों को लगाने के लिए ग्रामीण जो समुदाय लोग हैं उनका भी इसमें प्रयोग किया जाएगा, ताकि वो भी साथ दें पौधों को उगाने में। उनकी उम्र कितनी निर्धारित की गई है? अगर आप सभी का उम्र जो है, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए, तब आप इस पद पर जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक पेड़ के लिए आपको 30 रुपये मिलेंगे, यानी कि यह पेड़ जो है 1 साल तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं आज लगा दिए, 2 दिन बाद पानी नहीं डाले, तीसरे दिन सूख गया तो आपको 30 रुपये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये पेड़ जो है कम से कम 1 साल तक जीवित रहना चाहिए, यानी कि 1 साल तक यह हरा भरा रहे। और जो है इसको आगे भी आप सभी को जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो फिर इसके बाद भी आप सभी को इस पेड़ से पैसे सरकार आपको देने वाली है, जैसे 10 रुपये 8 रुपये करके आप सभी को हर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो एक पेड़ का कितना रुपये दिया जाएगा? 30 रुपये दिया जाएगा 1 साल के अंदर। जितने पेड़ लगाएंगे आपको सभी पेड़ का 30-30 रुपया दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप उस पेड़ का देखभाल करेंगे तो उसी पेड़ के बदले आप सभी को फिर 1 साल बाद 30 रुपये नहीं दिया जाएगा, कुछ कम रुपये करके फिर दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि इस हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, यह जो है भारत में इस तरह की पहली सेवा शुरू की जा रही है। और इसका शुभारंभ किसने किया था? तो उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने शुरू किया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ऋषिकेश एम्स यानी उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई है। और इसका रेंज कितना है? तो मान लीजिए कोई दुर्घटना यहाँ पे हुई है और यहाँ पे जो है आपका ऋषिकेश एम्स है, तो इसके बीच की दूरी 150 किलोमीटर रेंज में जो है पूरी सुविधा अवेलेबल करवा दी जाएगी। 150 किलोमीटर क्षेत्र में अगर दुर्घटना होता है तुरंत जो है हेलीकॉप्टर से उस व्यक्ति के पास राहत कार्य पहुँच जाएगी टीम जो है। तो इसलिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और किस जगह से? तो ऋषिकेश एम्स से शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? तो उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने शुरू किया है। और इसका दूरी कितना होना चाहिए? तो अगर 150 किलोमीटर के क्षेत्र में है, दुर्घटना हुआ है, तो तुरंत राहत कार्य पहुँचा दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? तो देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर व्यास लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर व्यास वाला लिक्विड टेलीस्कोप मिरर कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो यह भी उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है कहाँ पर स्थापित है? तो देहरादून में है। और यहीं पर जो है प्रति दूसरे बार जो है वन रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ से जारी किया जाता है? तो देहरादून से जारी किया जाता है। ठीक है, तो वन रिपोर्ट जो आता है यह हर दूसरे वर्ष आता है, हर वर्ष नहीं आता है, हर दूसरे वर्ष आता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के लिए चेयरमैन और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के लिए चेयरमैन और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कुमार जैन।
अब देख लेते हैं इसके बारे में व्याख्या। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, यह जो है इसका हिंदी मतलब है। अभी जो है IRCTC के हेड कौन बनाए गए हैं, तो IAS संजय कुमार जैन बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, रणजीत कुमार अग्रवाल ये किस कंपनी के या किस संगठन के हेड बनाए गए हैं, तो ICAI के हेड बने, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसके यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हेड कौन बनाए गए हैं, तो रणजीत कुमार अग्रवाल बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 प्रश्न और साथ में ललन टॉप प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।